जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो कि आपको पता होगा कि 7 जुलाई को आपका पेपर होने वाला। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बाल विकास पेडागोजी। जो यहाँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आज के इस हम क्लास में देखेंगे। एनसीईआरटी किताबों का यह निचोड़ प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अब हमारा यही लक्ष्य है कि आपको भी 30 में 30 नंबर दिलाया जाए। क्योंकि इससे पहले हमने सीटेट में बाल विकास में 30 में 30 नंबर पाया है, तब आपको दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं यकीन है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमारी मार्कशीट अपलोड कर दी गई और एक वीडियो बनाया गया और आपको प्रूफ के तौर पर दिखाया गया, आप देखिए उसे, तो आप भी पा सकते हैं 30 में 30 नंबर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप 30 में 30 लेना चाह रहे हैं तो अभी से आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आपसे कहा जा रहा है ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? क्या होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। बी ऑप्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सी ऑप्शन, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। और डी ऑप्शन, पुरस्कार एवं दंड। तो चलिए बताइए। आपको पता होगा कि ज्ञान के सार्थक संरचना की जो प्रक्रिया होती है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होगा वह होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ही ज्ञान के सार्थक संरचना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। चले अगला प्रश्न देखते हैं। हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का यह लक्ष्य है कम से कम समय लिया जाए और अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कराया जाए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? आपसे कहा जा रहा है बाल्यावस्था की अवस्था से क्या अभिप्राय है? तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बी ऑप्शन, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। डी ऑप्शन, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। और डी ऑप्शन, यह है कि बच्चे तुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सब बताना होता है। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए सिर्फ। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। चलिए अगला प्रश्न, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमने 30 में 30 नंबर पाया है बाल विकास में, आपको पूर्णांक भी दिखा देंगे। अगर आप कहेंगे कि अगली क्लास में हम जो बनाएंगे, अगली क्लास अपनी हमारी होगी, उसमें हम अपनी मार्कशीट को भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप यकीन करिए या ना करिए, आपके ऊपर है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे जहाँ से पढ़िए। हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे, जो आपके पास समय बचा है 2.5 से 3 महीने का, आप हर दिन पढ़ते रहिए, क्योंकि सीटेट का पेपर निकालना इतनी आसान बात नहीं होती। पूरी क्लास मेरी पूरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? आपसे कहा जा रहा है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? ए ऑप्शन देखते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि द्वारा घटित होता है। बी ऑप्शन, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। और सी ऑप्शन, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। डी ऑप्शन, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए, मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है यहाँ पर, बताइए। तो मध्य बाल्यावस्था की जो बात की गई है वह हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या होगी?
ए ऑप्शन देखते हैं द्वितीय एजेंसी, बी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, सी ऑप्शन प्राथमिक एजेंसी है और डी ऑप्शन मध्य एजेंसी है। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चले तो वह हो जाएगा, आपको पता होगा कि बालक सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है और परिवार ही उसका सबसे पहला स्कूल माना जाता है और जो माता होती है वह प्रथम शिक्षिका कही जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से हमारा जो होगा परिवार और पास पड़ोस या होगा प्राथमिक प्राथमिक एजेंसी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। आपसे कहा जा रहा है वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर पर सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करिए। ए ऑप्शन देखते हैं अतः व्यक्तिनिष्ठता, बी ऑप्शन खोजपूर्ण अधिगम, सी ऑप्शन समीपस्थ विकास का क्षेत्र और डी ऑप्शन ढांचा। चलिए बताइए आप लोग, उत्तर करिए, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को। चलिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की आपको पता होगा कि खोजपूर्ण अधिगम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। खोजपूर्ण अधिगम जो संबंधित है वह हो जाएगा वाइगोस्की से संबंधित यह विचार था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाले प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाइए, क्योंकि सीटेट हमेशा प्रश्नों को ही इतना हार्ड कर देता है कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो प्रश्न इतने आसानी से पढ़कर समझ नहीं पाते, तो उनका समय वेस्ट होता है और समझ पाते हैं कि नहीं ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए एक बार प्रश्न फिर पढ़ देते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। चलिए बताइए। ए ऑप्शन जेंडर रूढ़वादिता, बी ऑप्शन जेंडर विभेदीकरण, सी ऑप्शन जेंडर भूमिका और डी ऑप्शन जेंडर पहचान। चलिए कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा वह होगा जेंडर रूढ़वादिता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक निवेदन करेंगे कि इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और एक बात और कि जितने भी लोग, कोई चैनल आपसे यह वादा करा रहा है कि हम जो पढ़ाएंगे हूबहू छप जाएगा पेपर में, तो यह कभी नहीं होगा। आपको किसी भी कोचिंग के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि यही प्रश्न सेम आएंगे पेपर में तो इसका मतलब यह कोई नहीं है, ठीक। आपको भ्रमित किया जाता है, ऐसे चक्करों में मत पढ़िए। आप खुद समझदार हैं, आप पढ़िए, अपने आप से पढ़िए, चाहे प्रैक्टिस सेट करिए, लेकिन यह मत सोचिएगा कि सेम टू सेम सीटेड प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता हो 2-1 प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान से आ जाए, उसके अलावा और कोई प्रश्न सीटेड रिपीट नहीं करेगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा, लेकिन प्रश्न कभी भी सेम रिपीट नहीं करता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, बी ऑप्शन यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है और सी ऑप्शन यह जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करता है, ये डी ऑप्शन यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। चलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं जल्दी से, चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट 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 जल्दी जल्दी। हाल ही में पाठचर्या में कहानियों को शामिल करना, चलो चलिए यह जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो अमूर्त संकल्पना जीन पियाजे के द्वारा दिए गए, आपको उत्तर बताना होगा। चलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक कारक किस अवधि में विकसित होता है। चलिए निगमनात्मक कारक के बारे में पूछा जा रहा है, कब विकसित होता है। ए ऑप्शन देखते हैं
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन संवेदीगामक अवस्था, सी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए कमेंट करिए, चलिए शेयर करिए, एक बार वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है। आप नहीं मान रहे हो तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारे तीनों मार्कशीट वहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से अपना रिजल्ट दिखाया गया है, किस सब्जेक्ट में कितना पाए हैं। आप भी देख सकते हैं सी टेट में जो मिडिल का पेपर था उसमें हमने 30 में 30 नंबर बाल विकास में पाया है और प्राइमरी में 30 में 26 नंबर पाया था, मतलब 60 नंबरों में हमने 56 नंबर पाया था। तो आप भी पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, एक शब्द भरना पड़ेगा 4 ऑप्शनों में से। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अल्बर्ट बंडूरा, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। चलिए यह हो जाएगा हमारा वाइगोत्स्की महोदय का कथन, वाइगोत्स्की महोदय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की हमारी पूरी कोशिश है, फिर भी अगर क्लास थोड़ी लंबी हो रही उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप पूरी क्लास को देखिएगा, आधे घंटे से ज़्यादा क्लास यहाँ नहीं होने वाली है, कम से कम आधे घंटे के अंदर क्लास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। यह मिडिल का पेपर था, जो मिडिल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको हम पहले बताना चाहते हैं कि यह जो क्लास हमारे चैनल पर होती हैं, चाहे हिंदी हो चाहे सीडीपी हो या सीटेट, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चले यह मत समझिएगा कि सीडीपी सिर्फ प्राइमरी के लिए पढ़ाना, सिर्फ मिडिल के लिए नहीं। सीडीपी का सिलेबस जो एसएसटी हो गया वही सिलेबस अलग रहता है, बाकी जो हिंदी होता है, जो सीडीपी होता है, संस्कृत होता है, ये सब सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं, कुछ अंतर होता है बाकी सेम होते हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। चले ये प्रश्न देख लेते हैं फिर एक बार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन देखते हैं, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहे एक शिक्षक तो वह किताबी बातों को ही बताएगा बच्चों को और कुछ नहीं। और बी ऑप्शन देखते हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना। चले और सी ऑप्शन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन, एक अवधारणा को बढ़ाने के लिए खोजपूर्ण सामग्रियों का चयन करना चाहिए। चलिए कमेंट करिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए। बस यही इतना कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के पास। आप खुद सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि इस चैनल पर आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाया गया है। तो हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही कह सकते हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग पहले। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। आपसे कहा जा रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन, विविध प्रकार की रणनीतियों को प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना है। बी ऑप्शन, केवल संज्ञानात्मक आकलन। डी सी ऑप्शन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, माफी चाहते हैं, आकलन।
और डी ऑप्शन ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करना। क्या यह सही होगा? करते हुए दोनों संरचनाओं एवं कल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक कार्यों का चलिए माफी चाहते हैं आपसे। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का रिश्तेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या विभेदीकरण कहेंगे, समाजीकरण या समावेशन या मुख्य धारा से जोड़ना? तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। तो उसे कहेंगे समाजीकरण। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में एक कमेंट जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तब भी, ना अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। और आपका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे मंदिर का टाइमिंग था, ठीक।